हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, बायोलॉजी का टॉपिक नंबर 1 ख़त्म हो गया है, क्रोमोसोम, जो कि चैप्टर 1 सेल साइकिल और सेल डिवीजन से हमने लिया था। आज टॉपिक नंबर 2 करेंगे उसी चैप्टर का, जो कि डीएनए है। मैंने पिछले वीडियो में आपको मैंने समझाया था कि डीएनए से जो ट्रांसफॉर्म होता है क्रोमोसोम, डीएनए से जो जर्नी है ट्रांसफॉर्म यानी जर्नी जो क्रोमोसोम तक आपको लेके जाती है, वो जर्नी के बारे में मैंने आपको समझाया था कि डीएनए होता है। उस डीएनए के पास जब प्रोटीन्स आ जाते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स, उसका नाम न्यूक्लियोसोम्स हो जाते हैं। कई न्यूक्लियोसोम मिलकर क्रोमेटिन फाइबर का निर्माण करते हैं। वही क्रोमेटिन फाइबर जाके फिर क्रोमेटिड का निर्माण करता है, और वही क्रोमेटिड जब डुप्लीकेट हो जाता है, अपने आप को रिप्लिकेट करता है, तो वो एक क्रोमोसोम का निर्माण करता है। तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो डीएनए का जो शेप होता है, ये डबल हेलिक्स कुछ ऐसे होता है, डीएनए ऐसा दिखता है। तो डीएनए का एक फेरा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं जीन, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में। ये है जीन, ये पूरा डीएनए कहलाएगा। ये फेरा जितना दूर तक आपको विजिबल हो सके, ये सारा का सारा आपको डीएनए के रूप में दिखाई दे रहा है। ये इसको हम लोग डीएनए बोलेंगे, और इसके एक पार्ट को यानी एक फेरा के अंदर जो भी मटेरियल होगा, यानी जो भी चीज़ है, उसको हम लोग जीन बोलते हैं। ठीक है, ये बात तो क्लियर थी। अब जो है दूसरा चीज़ इसमें समझने लायक है कि डीएनए क्या है। डीएनए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि डीएनए जो है हेरिडिटी मटेरियल को कंटेन करता है। क्या करता है? हेरिडिटी मटेरियल को कंटेन करता है। ये हेरिडिटी मटेरियल क्या होता है? एक ऐसा मटेरियल जो कि बेसिक फीचर्स को, यानी कि बेसिक फीचर्स कहने का मतलब किसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ कि बेसिक फीचर्स को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में डालता है। तो किस प्रकार के बेसिक फीचर्स की बात करता हूँ कि पेरेंट्स का आइस का कलर के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन का भी आइस कलर होगा। ठीक है, पेरेंट्स के हेयर का कलर के अकॉर्डिंग, हेयर के प्रेजेंस के अकॉर्डिंग उसका भी हेयर कितना होना चाहिए, नहीं होना, वो होगा। कलर कैसा होगा वो भी किसके अकॉर्डिंग होता है? पेरेंट्स के अकॉर्डिंग होता है। उसका आरएच टाइप ब्लड ग्रुप कैसा होने वाला है, यानी ब्लड ग्रुप की मैं बात करता हूँ तो आरएच ब्लड ग्रुप भी किसके अकॉर्डिंग होता है? उसके पेरेंट के अकॉर्डिंग होता है। ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है कि इसी पेरेंट का है ये डीएनए, इसी के अकॉर्डिंग इसका जो ऑफस्प्रिंग होगा, यानी इसका जो डॉटर, जो भी सन या डॉटर होने वाला है, उसमें ये सारे फीचर्स आते हैं। वो फीचर्स को कौन कैरी करता है? जो बेसिक फीचर्स हैं ये सारे, ये डीएनए कैरी करता है। ठीक है, ये डीएनए के अंदर ये सारे बेसिक फीचर्स कैरी होते हैं, जबकि डीएनए नहीं बोल के आप बोल सकते हैं कि जीन कैरी करते हैं, क्योंकि एक पार्ट को हम लोग जीन बोलते हैं। उस फेरा में एक फेरा को हम लोग जीन बोलते हैं। एक जीन में जरूरी नहीं है कि सारा इन्फॉर्मेशन हो, वो डीएनए में पूरा इन्फॉर्मेशन है, शुरू से लेकर उसमें भरा हुआ है। अलग अलग फेरा में अलग अलग तरह का इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। अब समझते हैं कि डीएनए का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है कि डीएनए आखिर जो आपको ये फेरा जो मैंने अभी बनाया, ये वही फेरा है जो आपको मैं सिंपल में दिखा रहा था, वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, इस फेरा के अंदर यानी डीएनए किस किस चीज़ों से बना है, इन चीज़ों के बारे में, डीएनए के बारे में, डीएनए का ये स्ट्रक्चर जो है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो देने का काम किया था, वो 2 साइंटिस्ट किए थे। एक का नाम है फ्रांसिस क्रिक, एक को बोलते हैं फ्रांसिस क्रिक, दूसरे का नाम है जेम्स वॉटसन। 2 साइंटिस्टों ने मिलकर, फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वॉटसन, यानी क्रिक और वॉटसन भी इसको कहते हैं हम लोग, 1953 में ये डीएनए का स्ट्रक्चर उन्होंने दिया था। ये जो स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये किसके द्वारा दिया गया है? क्रिक और वॉटसन के द्वारा गया था 1953 में। इसके लिए इसको 1962 में जाके नोबेल प्राइज भी मिला था। 1962 में आपके बुक के अंदर मेंशन है। ठीक है, तो क्वेश्चंस ऐसे हैं कि डीएनए कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। सिंपल सी बात है। क्रोमोसोम कहाँ होता है? तो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। ये सारे जब एक ही चीज़ है, खाली स्ट्रक्चर चेंज होता है तो नेम चेंज होता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था। ठीक है, फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वॉटसन ने ये जो स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिल रहा है, ऐसा देता है। अब बात करते हैं कि डीएनए के अंदर आखिर होता क्या क्या है। ये जो डीएनए है, जो आप डीएनए देख पा रहे हैं, इस डीएनए के अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं। इस डीएनए के अंदर मेनली 2 कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन उसी को हम लोग 3 कंसीडर करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग 3 लिखेंगे। पहला जो है, पहला को बोलते हैं फॉस्फेट, दूसरे को बोलते हैं शुगर, और तीसरे को बोलते हैं नाइट्रोजीनियस बेस।
नाइट्रोजीनियस बेस, ये 3 कंपोनेंट से बना है डीएनए। और इसी चीज़ को अगर हम मिला के कहें तो एक चीज़ कह सकते हैं जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। यानी एक जो फेरा है, ये जो एक फेरा आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको मैंने बताया, इस फेरा के अंदर एक फेरा में लगभग कितना ये जो न्यूक्लियोटाइड है कितना होगा? तो लगभग 10 होता है। यानी एक फेरा में ये 10 न्यूक्लियोटाइड देखने को मिलता है। कितना देखने को मिलता है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या है? इन तीनों को, फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजीनियस बेस को मिला के हम क्या बोलेंगे कि ये न्यूक्लियोटाइड बन गया। क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड ये जो तीनों है किस स्ट्रक्चर में रहते हैं उसको मैंने समझा नहीं है, बस हमने ये समझा कि एक फेरा के अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है। फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वाटसन ने कहा था कि डीएनए जो है वो फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजीनियस बेस से बने होते हैं। अब ये कहाँ, इस फेरा में कहाँ फॉस्फेट होता है, कहाँ शुगर होता है और कहाँ नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं, उसको समझिए। इस फॉस्फेट का काम समझिए। फॉस्फेट का काम होता है बैकबोन प्रदान करना। ये जो धागा है इसको बैकबोन देता है, ये बैकबोन का निर्माण करता है। बैकबोन यानी कि इसका काम क्या है? जो एक फेरा है दूसरे फेरा के बीच में एक मजबूती लाता है, एक बैनबोक, रीढ़ का काम करता है ये फॉस्फेट। शुगर का काम क्या है? इस शुगर का काम क्या है समझ लेते हैं। इस शुगर का काम है दोस्तों कि हमारे पास जो नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं, कुछ नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं, वो 4 तरह के होते हैं, उसको हम लोग अभी समझेंगे। उन बेसेस को ये अटैच करता है, ये उन बेसेस को अपनी ओर खींच के रखता है, उसको अट्रैक्ट करके रखता है। उसका काम है अट्रैक्टिव काम, यानी कि अट्रैक्ट करता है। ठीक है। अब इसमें नाइट्रोजीनियस बेसेस की मैंने बात की ना, तो नाइट्रोजीनियस बेसेस 4 प्रकार के होते हैं। एक को क्या बोलते हैं? ग्वानाइन, या इसको ग्वानीन बोला जाता है। एडेनिन, नहीं तो आप यहाँ पर पहले साइटोसिन लिख लेते हैं, साइटोसिन। इसके बाद होता है एडेनिन, इसके बाद होता है थाइमीन। 4 प्रकार के नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं। एक होता है ग्वानीन, एक होता है साइटोसिन, एक होता है एडेनिन, एक होता है थाइमीन। 4 तरह के नाइट्रोजीनियस बेस होता है। और ग्वानीन जो है हमेशा मित्रता निभाता है साइटोसिन के साथ, एडेनिन जो है हमेशा मित्रता निभाएगा थाइमीन के साथ। यानी ग्वानीन और साइटोसिन हमेशा एक साथ रहते हैं, एडेनिन और थाइमीन हमेशा एक साथ रहते हैं। ये कभी नहीं होगा कि थाइमीन ग्वानीन के साथ रह रहा है और एडेनिन साइटोसिन के साथ रह रहा है, ये कभी पॉसिबल नहीं है। ग्वानीन की मित्रता साइटोसिन से है, एडेनिन की मित्रता थाइमीन से है, इसीलिए बोलते हैं GCAT। क्या बोलते हैं? GC, यानी ग्वानीन की मित्रता साइटोसिन से है, एडेनिन की मित्रता थाइमीन से है। तो जो मित्रता है, इन दोनों मित्रता का जो बनाए रखा है, इन दोनों को खींच के रखा है, एक बंधन में बांध के रखा है कि ग्वानीन मित्र है साइटोसिन का, तो इसके इन दोनों के बीच में जो है बंधन है ना, वो 3 बंधन है। 3 बंधन कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन बॉन्ड है इन दोनों के बीच में। इस पे जो है 3 बॉन्ड हाइड्रोजन का है। और इस AT को जो थाइमीन जोड़ के रखा है, ये डबल बॉन्ड के साथ जोड़ सका है। ये किस प्रकार के बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। कैसा बंधन है? ये हाइड्रोजन बंधन है। जो ग्वानीन को साइटोसिन 3 बंधन के साथ जोड़ के रखा है, एडेनिन थाइमीन को 2 बंधन के साथ जोड़ के रखा है। समझ में आ गया? आपको इतना याद रखना है। अब चलते हैं स्ट्रक्चर की ओर और समझते हैं कि कहाँ पर क्या होता है। ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो धागा है, जो लीनियर स्ट्रैंड जिसको क्रिक और वाटसन ने कहा था, ये स्ट्रैंड पर देखिए यहाँ पर फॉस्फेट है। ठीक है। यहाँ शुगर, फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट, शुगर। आपको पूरा यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसका क्या काम है। तो देखिए ये फॉस्फेट क्या कर रहा है, बस दोनों अपोजिट साइड में है। क्या है ये फॉस्फेट? क्या करता है? इस धागे को बैकबोन प्रदान कर रहा है, इस धागे के बस ऊपर लगा हुआ है किसी तरह से। ये शुगर का काम क्या है? देखिए शुगर करता क्या है। ये शुगर किस प्रकार का है? ये शुगर पेंटोज शुगर है, यानी कि कितने एटम वाला शुगर है? 5 एटम वाला शुगर है। 1 2 3 4 5, 5 मुंडी बनाया, यानी 5 एटम वाला शुगर। धागे के इस पार भी रहता है शुगर, उस पार भी रहता है, दोनों अट्रैक्ट करता है।
इन दोनों में जो पेयर है, यहाँ पर हमें दो पेयर दिखाई दिया, एक ग्वानिन जो कि साइटोसिन के साथ बनाता है, एडेनिन जो कि थायमिन के साथ बनाता है। नंबर 1 पेयर ये हो गया, नंबर 2 पेयर ये हो गया। इस शुगर के साथ या तो ग्वानिन या साइटोसिन जुड़ेगा, ग्वानिन या साइटोसिन एक बेस पेयर आके यहाँ पर जुड़ता है इस शुगर के साथ, एक कोई बेस पेयर। तो यहाँ ग्वानिन और साइटोसिन जुड़ गया, बॉन्ड कितना रहता है, बंधन कैसा रहता है, ट्रिपल बॉन्ड रहता है, हो गया। इसके बाद फॉस्फेट आएगा, बैकबोन का काम कर रहा है। फिर आइए नीचे, यहाँ पर देख रहे हैं एडेनिन जुड़ा है थायमिन के साथ, कैसे जुड़ता है, वो डबल बॉन्ड के साथ हमेशा जुड़ता है। तो यहाँ एडेनिन दिखाई दे रहा है थायमिन के साथ कि वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इसके बाद यहाँ फॉस्फेट कैसा काम करेगा, बैकबोन का काम कर रहा है, कोई बात नहीं है, फॉस्फेट का काम यहाँ तक है। शुगर, फिश शुगर के साथ क्या जुड़ रहा है, साइटोसिन और थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। साइटोसिन और ग्वानिन कैसा बॉन्ड में जुड़ता है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ता है। ट्रिपल बॉन्ड के साथ यहाँ जुड़ रहा है, देखिए 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन ग्वानिन के साथ जुड़ रहा है, दोनों और फॉस्फेट उसको अटैक करके रखे हैं, उसको जोड़ के रखे हुए हैं। ठीक है, यही स्ट्रक्चर होता है पूरा डीएनए के अंदर, यही चीज भरा होता है। तो डीएनए किससे बना है, तो रिपीटिंग न्यूक्लियोटाइड, आपके बुक में दिया है कि रिपीटिंग न्यूक्लियोटाइड से ये डीएनए भरा हुआ है। तो न्यूक्लियोटाइड के ये जो पूरा देख रहे हैं, फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजन बेस के अंदर ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन, ये सारा को मिला के हम लोग न्यूक्लियोटाइड बोल देते हैं एक वर्ड में। देखिए अब हमारे जो होते हैं सेल्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक भी होते हैं, एक यूकैरियोटिक होते हैं। दोनों में मेन डिफरेंस क्या है वो समझिए। दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, प्रोकैरियोटिक के अंदर जो होता है ना, न्यूक्लियस जो है वो वेल डेवलप नहीं होता, यानी न्यूक्लियस उतनी अच्छे से डेवलप नहीं है, उतना अच्छा उसका कंट्रोलर का काम नहीं कर रहा है जैसे कि यूकैरियोटिक के अंदर डेवलप्ड न्यूक्लियस कर पाता है। डेवलप्ड न्यूक्लियस जो यूकैरियोटिक के अंदर होता है, यूकैरियोटिक के अंदर डेवलप्ड न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक के अंदर उतना डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए उसका जो ब्रेन, जो कंट्रोलर जो है न्यूक्लियस के पास, वो पावर उतना नहीं रहता है। तो क्वेश्चन ये पूछ देता है कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर डीएनए कहाँ कहाँ मौजूद है, यानी यूकैरियोटिक, आपसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ सकता है कि यूकैरियोटिक, हमारे पास जो है यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए कहाँ कहाँ मौजूद हो सकता है, तो डीएनए दो जगह मौजूद हो सकता है। एक याद रखना है आपको, न्यूक्लियस के अंदर तो होगा ही, ये तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था न्यूक्लियस, और दूसरा यहाँ कहाँ होता है, दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, एक होता है न्यूक्लियस के अंदर, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, दो जगह होता है। किस सेल में, यूकैरियोटिक के अंदर। प्रोकैरियोटिक के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियाई नहीं है मेरे पास, यानी न्यूक्लियस नहीं है। इस वजह से इसका जो डीएनए है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में रहता है। कहाँ रहता है, साइटोप्लाज्म में लाई करता है। ये दो बात आपको याद रखनी है। यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। प्रोकैरियोटिक के अंदर साइटोप्लाज्म में भी होगा। ठीक है, ये बात रखना है। अगर प्रोकैरियोटिक के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा, अगर प्रोकैरियोटिक के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो उस माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होगा। यानी कि प्रोकैरियोटिक के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर डीएनए डायरेक्टली लाइक करता है, बस इतना आपको याद रखना है। ये पूरा था डीएनए के ऊपर। डीएनए इतना सारा ही याद रखना। ये जो स्ट्रक्चर है आपको जो बुक में दिया गया है, ये कैसा कैसे क्या होता है उसको मैंने आपको समझा है। इस डीएनए को याद रखना है। एक फेरा जो होता है उसको जीन बोलेंगे, कई फेरे उसको डीएनए बोलते हैं। जब वही फेरे के अंदर प्रोटीन्स आ जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोज बोलने लगते हैं। और कई सारे न्यूक्लियोज में मिलकर क्रोमेटिन फाइबर बनाते हैं। वही क्रोमेटिन जब जमा होता है तो क्या बना देता है, क्रोमोसोम का निर्माण करता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में ये पूछा जा सकता है कि सेल डिवीजन का समय जो है वो कम किस में लगेगा, यूकैरियोटिक में लगेगा कि प्रोकैरियोटिक में लगेगा। देखिए समय बेसी यूकैरियोटिक में लगेगा। यहाँ से टॉप यहीं से है, वो क्यों बताते हैं, क्योंकि डीएनए यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस के अंदर लाई कर रहा है। तो यानी न्यूक्लियस को पहले तोड़ना पड़ेगा, यानी न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेशन होगा। न्यूक्लियस जो इन्वेलप है न्यूक्लियस का उसको तोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो डिवाइड कर पाएगा। अब प्रोकैरियोटिक में क्या है, डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में है, तो वो आसानी से क्या कर सकता है, अपने आप को डिवाइड कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यूकैरियोटिक सेल्स में ज़्यादा समय लगता है सेल डिवीजन करने में और प्रोकैरियोटिक में कम समय लगता है। ये बात आपको याद रखना है। तो ये वीडियो डीएनए के ऊपर था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सभी तरह के साइंस से रिलेटेड, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से सभी चैप्टर का टॉपिक वाइज
वीडियो मिलता रहेगा और नोट्स भी चैप्टर के बाद प्रोवाइड किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।